गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सोशल साइंस की क्लास में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग क्लास 10th के लिए ये लेक्चर सीरीज चला रहे हैं और इस लेक्चर सीरीज में ये जो लेक्चर है आपका लगभग 12 है और अभी तक हम लोग 11 लेक्चर पूरे कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि डिवीजन ऑफ सेक्टर एज प्रोग्राम एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर होते हैं वो कितने क्या होते हैं, उनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होती है और हम उन्हें किस बेस पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के जिनके अंदर जो आपके एम्प्लॉय होते हैं उन्हें रेगुलर सैलरी मिलती है और प्रोविडेंट फंड मिलता है, यानी सोशल सिक्योरिटी मिलती है, हेल्थ जो आपका जो मेडिकल अलाउंस होता है वो मिलता है, डेली अलाउंस मिलता है। ठीक है, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वो आपके डेली वेजेस पर काम करते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर टोटल प्रॉपर डेफिनेशन भी देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेट अस एग्जामिन अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। दूसरा रास्ता हम देखते हैं कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दिस लुक एट द वे पीपल आर एम्प्लॉयड, कि लोग कैसे एम्प्लॉयज मेंट से जुड़े हुए हैं, यानी रोजगार से जुड़े हुए हैं। व्हाट आर द देयर कंडीशन फॉर वर्क, उनके काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंडीशंस हैं। आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या उनके लिए कोई रूल और रेगुलेशन है डेट आर फॉलोड रिगार्ड देयर एम्प्लॉयमेंट। तो जब वो काम कर रहे हैं उनके लिए क्या रूल रेगुलेशन है, उन रूल रेगुलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम दो चीज़ें देखेंगे, एक तो कांता और एक कमल। तो कांता जो है वो एग्जाम्पल है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर का, और जो कमल है वो आपका एग्जाम्पल है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कांता को देखते हैं। कांता वर्क इन एन ऑफिस, सी अटेंड हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 to 5:30। कांता एक ऑफिस में काम करती है जो 9:30 से 5:30 के बीच में ओपन रहता है। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? ठीक है। सी गेट हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, हर एक मंथ में के लास्ट में उसे एक सैलरी मिलती है। ठीक है, इन एडिशन टू सैलरी सी ऑल्सो गेट प्रोविडेंट फंड, और साथ साथ उसे प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ठीक है, सी ऑल्सो गेट मेडिकल एंड अदर अलाउंस, उसे मेडिकल और अदर अलाउंस भी मिलते हैं। ठीक है, कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे, और संडे को वो ऑफिस नहीं जाती, यानी जो गवर्नमेंटल आपकी छुट्टी है, जो गवर्नमेंट हॉलीडे है वो आपकी ऑफ, उस दिन आपका जो उनका जो कांता का ऑफिस है वो ऑफ रहता है। दिस इज अ पेड हॉलीडे, ये आपकी पेड हॉलीडे है, इसका जो वेज है वो कांता को मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जिस दिन नहीं जाएगी उस दिन उसकी सैलरी कटेगी। रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जितनी जो संडे है वो सबके लिए छुट्टी है, इसलिए उसकी सैलरी नहीं कटेगी। दिस इज अ पेड हॉलीडे। ठीक है, व्हेन सी ज्वाइन वर्क, जब उसने वर्क को ज्वाइन किया, सी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टार्टिंग ऑल द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द वर्क, उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जब उसने काम शुरू किया था। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कमल को देखते हैं। कमल क्या है? कमल इज द नेबर ही इज अस, कमल इज द नेबर, एक मिनट रुकेंगे बच्चों। कमल इज कांताज नेबर, कमल कांता का पड़ोसी है। ही इज अ डेली वेजेस लेबर इन नियर बाई ग्रोकरी शॉप। ठीक है, तो जो कमल है वो डेली वेजर है और वो ग्रोकरी शॉप में काम करता है। ही गोज टू शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वर्क टिल 8 PM, जो सुबह 7:30 बजे जाता है और 8 बजे तक काम करता है रात में।
इन द इवनिंग, ये शाम में, ही गेट्स नो अदर अलाउंस, उसे कोई अलाउंस नहीं मिलता अपार्ट फ्रॉम हिज वेज, अपने वेज के अलावा। ही इज़ नॉट पेड फॉर डेज, डज नॉट वर्क, जिस दिन वो नहीं आएगा उस दिन उसे काम नहीं मिलेगा, वो पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब पेड नहीं मिलेगा, पेमेंट नहीं होगा। ही इज़ देयर फॉर नो लीव और पेड हॉलीडे, उसे कोई लीव और कोई हॉलीडे नहीं मिलता, पेड हॉलीडे। नो नोर वाज द गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट द हैज बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप, और ना उसे कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिला था शॉप में ज्वाइन करते टाइम। ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम, वह हमेशा जब भी उसे छुट्टी चाहिए होती है अपने एम्प्लॉयर से पूछता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं आगे। डज यू सी डिफरेंस इन द कंडीशन ऑफ वर्क बिटवीन द कांता एंड कमल, आपको दोनों की काम करने के जो तरीके हैं उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिला होगा कि एक को जो हॉलीडे मिलती है वो भी पेड मिलती है, और वो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी जब उसका अपॉइंटमेंट हुआ था तब उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। ठीक है, उसे डेली अलाउंसेस मिलते हैं, हेल्थ अलाउंसेस मिलते हैं, पीएफ मिलता है। लेकिन दूसरी ओर जब आप कमल का एग्जांपल देखते हैं तो कमल एक शॉप में काम करता है जिसके जो टाइम वर्किंग टाइम है वो भी ज़्यादा है, 7:30 से 8 है। ठीक है, तो लगभग 12 साढ़े 12 घंटे का टाइम पीरियड है, और उसे जो वो अगर वो छुट्टी लेता है तो उसका डिडक्शन होता है उसकी सैलरी में से, और उसे कोई भी लीव या हॉलीडे पेड नहीं मिलता। यानी आपको अब समझ में आ जाएगा कांता वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। कांता जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर आपको एक रूल रेगुलेशन के अंदर काम करना होता है, और जिसमें गवर्नमेंट आपका गवर्नमेंट दायरे में आप काम करते हो। ठीक है, कांता वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज इंटरप्राइजेस और प्लेस और वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर। ठीक है, एक ऐसा इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें जो आपके एम्प्लॉय हैं वो एक टर्म्स और कंडीशन के इन्वायरमेंट में काम करते हैं। पीपल हैव एश्योर्ड वर्क, लोग अपने काम के प्रति बिल्कुल एश्योर्ड होते हैं, ये नहीं कि उनकी जॉब छूट जाएगी या उन्हें काम नहीं मिलेगा या उन्हें कुछ और प्रॉब्लम होगी। ठीक है, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन विच आर गिवन इन द वेरियस लॉ सच एज फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो ये जितने तमाम तरह के एक्ट है जो मैंने बताया है गवर्नमेंट के, कि सच एज फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट की इतनी मिनिमम होगी, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइज बिकॉज ये जितने एक्ट आते हैं इनके अंडरटेकिंग काम करना होता है, हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर। बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर, ये सब के लिए समान प्रोसीजर है। सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन, बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन। कुछ लोग अपना काम शुरू करते हैं लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऑर्गेनाइज रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो भी फॉर्मल सेक्टर के अंडर कवर ही आते हैं। बेसिकली जो डेफिनेशन है फॉर्मल ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, वो ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर वे सेक्टर होते हैं जिसमें मिनिमम कम से कम 10 लोग काम करते हो जिस संस्था के अंदर, और वो बेकायदा आपकी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हो। तो जैसे हमारा स्कूल है वो फॉर्मल है, जैसे भगवानपुर के आसपास आपकी फर्म है, फैक्ट्रीज हैं, सब फॉर्मल है। जैसा टीचर्स हैं फॉर्मल है। ठीक है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है सबके सब फॉर्मल है, ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वर्कर जो हैं गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी को ऑर्गेनाइज एंजॉय करते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर। उन्हें पता है कि जो उन्हें काम करना है वो कुछ फिक्स घंटों के लिए करना है। इफ़ दे वर्क मोर, वे ज़्यादा काम करना चाहते हैं, दे हैव टू पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। अगर उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है तो एम्प्लॉयर उन्हें पेमेंट करता है एक्स्ट्रा हार्स की। ठीक, दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट, उन्हें और भी अदर बेनिफिट मिलते हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ठीक है बच्चों, दीज बेनिफिट दे
get paid leave, payment during the holiday, provident fund, gratuity, they are supposed to get medical benefit under। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर है उन्हें मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, उन्हें ग्रेचुइटी फंड भी मिलता है, प्रोविडेंट फंड भी मिलता है और पेड हॉलीडे मिलता है। अगर उनसे एक्स्ट्रा काम कराया जाता है तो उसके लिए भी उन्हें पेड यानी पेमेंट एम्प्लॉयर करता है। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए ठीक है। इन द कंटेक्स्ट कमल वाज इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, जबकि कमल जो है वो किस में है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ठीक है। इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्मॉल एंड स्केटेड यूनिट विच इज लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जो छोटी सी यूनिट है, स्केटेड यूनिट है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है, ठीक है बच्चों, तो बाहर है, ठीक है। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड। दे आर रूल एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट, वे रूल रेगुलेशन में होते हैं लेकिन उन्हें फॉलो नहीं करते। जॉब्स देर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर, उन्हें कम पैसे मिलते हैं और रेगुलर नहीं होते। दे इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, उनके लिए कोई ओवर टाइम का प्रोविजन नहीं होता। पेड लीव, हॉलीडे कुछ नहीं मिलता। लीव ड्यू टू सिकनेस ETC, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर। अगर आप बीमारी के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं तो आपका जो रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिक्योर नहीं है। वो जा सकता है और जाएगा ही, 100% जाएगा, ठीक है। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन, पीपल बिना पूछे किसी भी कारण से छुट्टी नहीं ले सकते। व्हेन देयर इज लेस वर्क, व्हेन दे इज लेस वर्क, जो वे काम को करते हैं, सच एज ड्यूरिंग सम सीजन सम पीपल मे बी आस्क्ड टू लीव, तो कभी कभी काम कम होता है तो उन्हें छुट्टियां रखनी पड़ती है, ठीक है, लोग बाहर निकाल देते हैं काम से। ए लॉट ऑल्सो डिपेंड ऑन द whims ऑफ द एम्प्लॉयर, वे ज़्यादातर एम्प्लॉयर पर ही डिपेंड करते हैं। whims मतलब दया पर, एम्प्लॉयर की दया पर ही या उनके वर्क पर ही डिपेंड करते हैं। दिस सेक्टर इंक्लूड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड on their own doing small job and as selling the street of doing repair work. Similarly farmer work on the own and his labors as the when they required। लेबर वेबर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर की है, ये आपको फिलअप करना है, खुद काम करना है और मुझे बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम जो वर्कर्स हैं उन्हें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब बट आर द मोस्ट sought after, but the employer opportunity in the organized sector have been expanding very slowly। The organized sector offers job, organized sector जो है उसमें जो जॉब है वो मिलती है, but the employment opportunity in the organized sector हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो धीरे धीरे एक्सपेंड होती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इट इज ऑल्सो कॉमन, यह कॉमन पाया जाता है मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइजेज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। द एडोप्ट सच स्ट्रेटजी टू इवेड द टैक्सेस एंड रिफ्यूज द फॉलो लॉ दैट प्रोटेक्ट लेबर्स एज अ रिजल्ट। ये अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा कि कुछ रूल और रेगुलेशन बनाने होंगे, कुछ स्ट्रेटजी बनाने होंगे जो फॉलो करने होंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर को। एज अ रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे बना दिए जाते हैं जिनके कारण जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर उन्हें बाहर कर देता है, वो कहाँ पहुँच जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, विच पे ए वेरी लो सैलरी, और जिससे बहुत कम सैलरी उन्हें मिलती है। दे आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड एंड नॉट पेड टू फेयर वेज। बच्चों मैं तुम्हें ये हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है, और उससे आपको भी समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और ये आपका लगभग ख़त्म हो जाएगा, आज ख़त्म हो गया चैप्टर, आगे है कहाँ, ये लास्ट चल रहा बस। कमल तो हो गया, ये भी हो गया, ये चल रहा है, ठीक है। चलो इसे बता देते हैं, ठीक है। अभी रुको 1 मिनट बस।
तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से देखते चलेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो देखो कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो जो है वो मैक्सिमम डिमांड पर रोजगार को प्रस्तावित करता है, लेकिन जो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें रोजगार के अवसरों को अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि जो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में काम करते हैं वे ऐसी स्ट्रेटजी कर वंचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणाम स्वरूप बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं, जहाँ बहुत कम सैलरी मिलती है, उनका प्राय एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उन्हें सुटेबल वेजेस नहीं दी जाती और उनकी जो आय है वो कम और नियमित नहीं होती, रेगुलर नहीं होती। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और इसमें कोई लाभ भी नहीं है, इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो हम लोग याद रखना कि ज़्यादातर में क्या किया जाता है कि नियम कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उसे अनऑर्गेनाइजली फॉलो नहीं किया जाता। कुछ फर्म ऐसे होते हैं जो दिखा देते हैं कि इतने काम करने हैं, लेकिन वो रियल में काम करने ही होते, उन्हें अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हायर किया जाता है, जिससे उन्हें कम सैलरी पर रखा जाता है, जिनसे उनकी पर कैपिटा इनकम भी नहीं मिलती और ज़्यादा घंटे काम कराया जाता है, जिससे उनका क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है, पढ़नी है। ठीक है बच्चों, 1990 में, ठीक है, इट इज कॉमन टू सी ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लॉस्टिंग देयर जॉब इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। 1990 में देखा गया था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत अधिक जो आपके वर्कर थे उन्होंने अपना रोजगार खो रहे थे। ये लोग असंगठित, ये लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं। अतः अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अधिक एम्प्लॉयमेंट की जरूरत के अलावा श्रमिकों के संरक्षण और सहायता की भी जरूरत है, उसके प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। हु नीड द प्रोटेक्शन, ठीक है। ये लाचार लोग कौन हैं जिन्हें प्रोटेक्शन की आवश्यकता है? रूरल एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे आपके भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों, कारीगरों जैसे बुनकरों, लोहारों, बढ़ाई, सुनारों से रचित होता है। भारत में लगभग 80% जो रूरल फैमिलीज है वो छोटे और स्मॉल फार्मर की सीरीज में आते हैं। इन किसानों को समय में न बीज मिलता, न कृषि उपकरणों, साख, न लोन मिलता, न स्टोरेज की सुविधा है, न आपके मार्केटिंग पॉइंट है। ये सारी चीज़ें इनके लिए नहीं है। देखो उसने दिया है कि सपोर्ट थ्रू द एक्यूरेट फैसिलिटी ऑफ टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट नहीं है, क्रेडिट स्टोरेज नहीं है, फैसिलिटीज एंड मार्केटिंग नहीं है। ये बताया कि 1990 में जब लोग बहुत सारे रोजगार खोते जा रहे थे ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आए। आप लोगों को ये पता है कि 1990 में हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और जिसके कारण लोगों की जॉब छिन गई थी। ये आप लोगों को पता है बच्चे, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंगेज है लोग कहाँ हैं? ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे किसान हैं और बड़ी बड़ी फैमिलियाँ हैं, तो उनमें से आधे से ज़्यादा आपके डेली बेसिस पे काम करते हैं। और छोटे किसानों को चूँकि टाइम पे एक्यूरेट बीज सीड्स नहीं मिलते, ठीक है, एग्रीकल्चर इनपुट नहीं मिलते, क्रेडिट नहीं मिलता, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, कोई मार्केटिंग का आउटलेट नहीं है, इस वजह से उनकी फसलों को प्रॉपर रूप से सेल नहीं किया जा सकता, नहीं बेचा जा सकता है, जिस कारण उन्हें क्या होता है, लॉस होता है और वो लगातार एक्सप्लॉइटेड होते जा रहे हैं। इन द अर्बन एरिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइज मेनली वर्कर इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है बच्चे। शहरी क्षेत्रों में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है मुख्य वो लघु उद्योगों के श्रमिक निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत है। आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वालों, कबाड़ उठाने वालों में रचित है। लोग लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के मार्केटिंग के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है, गवर्नमेंट हेल्प की जरूरत होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षित दिए जाने की जरूरत है। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों से हैं, SC/ST से हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के भी ये शिकार हैं बच्चे, ठीक है।
फेस द सोशल डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन एंड द सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता प्राप्त की जानी की चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं हम आगे। लेट अस रिकॉल मतलब with the so many activities taking place around us, one need to use the process of classification to think a useful manner. The criteria for the classification, देखो बच्चों हमारे चारों ओर अनेक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उन पर अगर हम लॉजिकली विचार करने के लिए वर्गीकरण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। हम क्या निष्कर्ष चाहते हैं, इस आधार पर वर्गीकरण की अनेक कसौटियां हो सकती है। वर्गीकरण की प्रक्रिया वस्तु स्थिति का मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं। आर्थिक गतिविधियां इन डिवाइडिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में विभाजित करने के लिए कार्य के स्वभाव यानी नेचर ऑफ द वर्क, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द नेचर ऑफ द एक्टिविटी, एक्टिविटी की क्या नेचर है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन के बेस पर वी वर एबल टू एनालिसिस द पैटर्न ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि काम की कैसी प्रकृति है, इस बेस पे हम पूरे भारत में जो आपका एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन का पैटर्न है उसे चेक कर सकते हैं। सिमिलरली वी डिवाइड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसलिए हमने ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिवाइड किया एक्टिविटीज को। एंड यूज टू क्लासिफिकेशन द लुक एट एम्प्लॉयमेंट टू सेक्टर, 2 सेक्टर में देखते हैं। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द क्लासिफिकेशन के अभ्यासों से सबसे महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष है वे समस्याएं और समाधान क्या थे जिनकी ओर संकेत किया गया है। क्या आप जानते हैं कि निम्नलिखित सारणी में संक्षिप्त रूप से क्या व्यक्त करते हैं? प्राथमिक में क्या है, कार्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए, द्वितीय, तृतीय, ये आप खुद फिलअप करेंगे चैप्टर पढ़ने के बाद। ठीक है, अब आता है ये आपका आई थिंक लास्ट टॉपिक है और इसके बाद आपका जो ये चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और 3 चैप्टर मैंने बोला था, लगभग 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट होने की कगार पे है, 2 चैप्टर अभी पूरे हो गए। ठीक है, सेक्टर इन द टर्म ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, another way of classifying economic activities into the sector could be on the basis of whom owns assets and is responsible for the delivery of service। बच्चों से आप हिंदी में सुन लो आराम से, ठीक है, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सुनो, जो आर्थिक गतिविधियों में जो आपके सेक्टर हैं उनमें वर्गीकरण की एक अन्य तरीका हो सकता है। असेट्स का जो ओनर है उनको सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र में यानी पब्लिक सेक्टर में अधिकांश परिसंपत्तियां असेट्स पर सरकार का स्वामित्व है, सरकार मालिक है इसकी और सरकार सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी असेट्स हैं उन पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अथवा रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां निजी यानी प्राइवेट ओनरशिप में आती है। जिन क्षेत्रों की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है उनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हम इन एकल स्वामित्व और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर को ध्येय केवल प्रॉफिट कमाना होता है। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करो या अन्य तरीकों से करती है। आधुनिक दिनों में या आधुनिक टाइम में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर एक्सपेंडिचर करते हैं। ये गतिविधियाँ क्या हैं? सरकार ऐसी गतिविधियों को व्यय क्यों करती है, ज्ञात करें। कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी यानी प्राइवेट सेक्टर उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते, क्योंकि इनमें कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसा खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रों की जो प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी से बाहर होता है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों को पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर भी यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवों, पतनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि का मामला। ठीक है, चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, जैसे पुल, रेलवे, पतनों, बिजली आदि का निर्माण आदि, बांध आदि, डैम बनाने से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसी भारी व्यय
स्वयं करती है। एक्सपेंडिचर जो हाई वेटेड होता है उसे खुद करती है और सभी लोगों के लिए सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की यानी गवर्नमेंट हेल्प की जरूरत होती हैं। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों एवं व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। जैसे उत्पादन मूल्य पर, जैसे प्रोडक्शन जो प्राइस है आपका, बिजली की बिक्री के बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत से वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयां विशेषकर लघु इकाइयां बंद हो सकती है। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है। इस प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। आपने कक्षा 9 में खाद्य सुरक्षा अध्याय में इसके बारे में पढ़ा होगा। सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है और इस प्रकार सरकार किसानों को उपलब्ध उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनकी प्राइमरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार पर है, इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है। जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। हमने पहले अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किया था। फर्स्ट चैप्टर में समुचित ढंग से विद्यालय चलाना, गुणात्मक शिक्षा, विशेष प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इस प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा था। उड़ीसा 44 अथवा मध्य प्रदेश 47 का शिशु मृत्यु दर विश्व के सबसे अधिकतम भागों में अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों पर, जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों को देश के पूर्णतः उपेक्षित भागों की देखभाल करे। तो बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमी का कंप्लीट कर लिया है और कल हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 में, मुद्रा और बैंकिंग, करेंसी एंड बैंकिंग में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।